नमस्कार, सिंबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गैप अप के ठंडे पड़ने के बावजूद निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा की रैली कायम। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम और एलएनटी ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 12% नीचे। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट बड़ी बड़े सटीक। जेवी की मंजूरी के बाद और डिक्सन टेक करीब 5% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही पिडलाइट और विशाल मेगा मार्ट चले। वहीं स्पॉटलाइट, फेडरल बैंक और मैक्स फाइनेंशियल मजबूत। उधर चार्ट कैपिटल मार्केट सेक्टर भागा। बीएससी और कैप्स में उछाल। कैपिटल मार्केट के बाद फार्मा, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज़्यादा तेजी। तीनों सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। साथ ही ऑटो, एनबीएफसीज और सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी खरीदारी, लेकिन आईटी शेयरों पर दबाव। इंडेक्स करीब 1% नीचे। क्रूड में नरमी के चलते इंडिगो और एशियन पेंट्स में तेजी। 2 से 3% चढ़कर दोनों कंपनियां निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुई शुमार। साथ ही ऑटो, इंसुलरी, फर्टिलाइजर्स और केमिकल शेयरों में खरीदारी, लेकिन रिलायंस, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में गिरावट कायम। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेश पाल भी है और प्रकाश कावासर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके और कविता जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से, और मार्केट टेक्निकल्स पर केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बातचीत होगी। आशीष से जानेंगे कि रेडिंगटन में आज इतनी तेज़ी क्यों है। एक नज़र मार्केट पर जरा, और निफ्टी देखिए, अब आप गैप अप बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ और 24,100 के अब नीचे आ गए हैं हम। ऑलमोस्ट डे लो पर हैं। बैंक निफ्टी अभी भी 450 पॉइंट ऊपर, थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आईटी कोलैप्स हुआ। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ठीक ठाक तेज़ी है, 0.5%। एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक ठाक है। कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर, एफएनओ का भी टॉप गेनर, इस समय 4% ऊपर। इसके अलावा डिक्सन टेक हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, लेकिन अभी भी करीब करीब 4% ऊपर। पेट्रोनेट एलएनजी, गोदरेज कंज्यूमर, एबीबी, हिटाची इंडिया और इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देगी। मंदी वाले स्टॉक्स में ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और आईटी के स्टॉक्स, खासतौर से इन्फोसिस, आपको नजर आएंगे। विरो, चलिए आगे बढ़ते हैं शो में। बिल्कुल अनुज, मेहमानों को एक बार इंक्लूड करते हैं इस कार्यक्रम में। राजेश पाल जी और प्रकाश का बसर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और विकास जी और कविता जैन इस कार्यक्रम में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। Hi, good morning Viren ji. Good morning everyone. So स्ट्रेंथ लिए हुए है जो काउंटर सुबह से, ऑल्दो निफ्टी का अपसाइड मूव जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ लिया है श्रीराम फाइनेंस में। लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ क्योंकि 1020 ईएमए इसका ऊपर की तरफ इन्हीं लेवल्स के आसपास प्लेस्ड है, बट जब तक काउंटर 1008 के लेवल के को संभाले हुए है, पॉसिबल मूव दिखते हैं 1067 1100 तक के प्राइस मूव बनने चाहिए। सो श्रीराम फाइनेंस वन कैन अप्रोच विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1008, whereas HL में आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एज इसका 200 वेमा जो है, मुझे लगता है वो टेस्ट होते हुए दिखना चाहिए। एज ऑफ नाउ 3920 के लेवल पर है। आरटी चार्ट पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। सो फॉर द डाउनसाइड मूव अप टू 3830 3800 तक के मूव पॉसिबल है। फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 3980 ऑन द पोजीशन। ओके, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। चलिए, तो ये आपका डिस्क्लेमर हो गया, फ्लैश कर दीजिएगा उसे। अब चलते हैं विकास सालुंके के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में सेटअप वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है वापस, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि ग्रासिम यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। जिस हिसाब से कल इसमें एक अच्छी मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिला, और जो सपोर्ट से यहाँ से पुल बैक रैली देखने मिली, मुझे लगा आज भी वो कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 2780 के टारगेट के लिए यहाँ पे ग्रासिम को बाय किया जा सकता है। 2690 का इंपॉर्टेंट बेस अभी इंट्राडे में बन चुका है, तो 2690 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए 2770 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट फर्स्ट हाफ एन आवर में देखने मिल रहा है, वो सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। डेली वीकली दोनों फंड पे काउंटर स्ट्रांगली यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 1350 का टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे भी 1290 का इंपॉर्टेंट बेस अभी यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल रहा है, तो 1290 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी को बाय करना है और 1350 के टारगेट।
ओके, और ट्रेड इज 1309। एक सेफ अगर आप देखिए पॉकेट जो अब तक नजर आ रही है वो है फार्मा। सुबह प्रकाश सर का एल्केम का ट्रेड बहुत अच्छा रहा। राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। तो वीरेन जी, अगेन फार्मा स्पेस से सन फार्मा पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है जिस तरीके से फार्मा एक अच्छे अपमूव में बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द लार्ज के फार्मा स्टॉक्स को देखें तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट बने हुए हैं। सन फार्मा का सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रैवल कर रहा है, कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है इसका ये अपमूव जो प्रीवियस स्विंग हाई थे इसके करीब 1850-60 की जोन में वहां तक बनते हुए दिख सकता है। तो 1860 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है सन फार्मा फ्यूचर। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1800 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है कैपिटल मार्केट थीम से, और उसमें बीएससी यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। बीएससी में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ है। हमें लगता है ये अब 2800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है बीएससी तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव इसका 2900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, 2900 से 2920 की तरफ। तो बीएससी फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा 2805, टारगेट होंगे 2900 2950। ओके, बीएससी फ्यूचर्स आपका बाय कॉल है। चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, आपके ट्रेड्स तो मेरा रहेगा एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग रहेगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का मूव अच्छा है, आज बेस अच्छा बना हुआ है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेड कर रहा है 5979 पर ब्रिटानिया। स्टॉप लगाएंगे 5950। फर्स्ट टारगेट रहेगा 6020 ब्रिटानिया। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है इटरनली वीक। 227 के आसपास ट्रेड करता है। आज का हाई स्टॉप लगाएंगे 232 का, हो सके तो 220 भी आ सकता है। इटर्नली वीक, वेल पुट का बसर। चलिए, तो ये हो गई ट्रेडिंग कॉल्स। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। कल मैं बात कर रहा था समीर अरोड़ा जी से, वही कह रहे थे कि ये मैन मेड वीकनेस है मार्केट में इस समय, पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप का किया धरा। अब ऐसे में इट्स टू लेट टू शॉर्ट, लेकिन बाय करने में भी थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। आपका व्यू क्या होगा? क्या इस मार्केट में इस समय आप बाइंग करेंगे या फिर थोड़ा सा साइडलाइन पर रहेंगे? मैं साइडलाइन पर रहूंगा। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से ऑयल में उछाल और गिरावट आई है पिछले करीबन एक हफ्ते में और पिछले 24 घंटों में, जब ऑयल करीबन 28-30% गिर चुका है, तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक स्टेटमेंट कि ये वॉर विल एंड सून, ये मतलब ना तो इस पे कोई डिटेल्स है कि इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाएगी, कब तक हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑयल बिहेव कर रहा है, इट इज टू रिस्की कि एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरा मतलब मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और ये जो लड़ाई शुरू हुई है, मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। तो अगेन, जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा ही है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है, लेकिन इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इंडिया या कोरिया देखिए या जापान, जो कंट्री में इंपोर्टेड ऑयल इज 80-90% ऑफ टोटल कंजम्पशन, तो वी आर टू डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइस। और ऑयल को छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूं कि इवन गैस, नेचुरल गैस भी आप देखिए, बंबई में आज की तारीख में जो पेपर्स में रिपोर्ट हो रहा है कि एलपीजी सिलेंडर्स की कमी महसूस हो रही है। मैं पैनिक स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब जो पेपर में जो लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो वॉर सचमुच खत्म हो जाए तो इट इज द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट आउटकम। लेकिन इतनी जल्दी जो वॉर खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि देयर विल बी अ ह्यूज रैली इन द मार्केट। आई होप इट हैपेंस। ओके, अच्छा गौतम सर, इंडियन इन्वेस्टर्स को आपकी राय क्या रहेगी? आई मीन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वॉर खत्म हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी भी कम लग रही है। ईश्वर चाहता है, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए, है ना? लेकिन क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो क्रूड, दूसरी बात इटसेल्फ सर, हम एफआईएस अनवाइंडिंग के शिकार हैं। रूपी एट ऑलमोस्ट 92, ये हमारे लिए दो धारी तलवार है। अभी इंडियन मार्केट्स में आप कितना प्राइस डैमेज देख रहे हैं अभी? देखिए, मैं जरा, जो आपने फॉरेनर्स की बात की, लेट्स एड्रेस दैट इशू पहले। ये अब हमें समझना चाहिए कि
गोरे या फॉरेनर्स एफपीआईज जो है अपने इंडिया में क्यों निवेश नहीं कर रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले करीबन 18 से 20 महीनों की बात चल रही है। ये ट्रेजेडी यही है कि फरवरी जो अपने लिए बहुत, मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना था। इंडिया ईयू की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, यहाँ तक कि अमेरिका ने जो 25% एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी वो भी लिफ्ट हो गई। और पहली दफा करीबन 18 महीनों के बाद या 17 महीनों के बाद एफआईआईज का निवेश इंडिया में, भारत में करीबन $2.5 बिलियन हो चुका था। ये जो सब बिग पॉजिटिव टर्न अराउंड की नेगेटिव से हर महीने जो नेगेटिव चल रहा था वो पॉजिटिव हो गया, और थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स जो आए थे वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। तो एवरीथिंग वाज गोइंग राइट, और अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई झगड़े की वजह से पूरा मतलब पासा पलट गया। अभी आप देखिए कि पिछले ये लड़ाई शुरू होने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल जो पैसा आया है $54 बिलियन इनटू ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स, ठीक है। उसमें से आप देखिए कि पैसा कहाँ गया है। ईयर टू डेट जनवरी से आज तक की मैं जो बात करूं तो ईयर टू डेट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज का जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस रहा है, डॉलर रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। कोरिया 36% पिछले 2 या 2.5 महीनों में, ताइवान 17%, ब्राजील 12%, तुर्की 19%, मेक्सिको 6%। हमारा डॉलर रिटर्न ईयर टू डेट हैज बीन -8%। सो मेरा कहने का यही मतलब है कि इतना जो पैसा रिकॉर्ड $54 बिलियन जो पिछले 2 डेकेड्स में, 20 सालों में इतनी तेजी से पैसा कभी आया नहीं है इनटू ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स। मतलब अमेरिका में थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है उसका पैसा अभी इमर्जिंग मार्केट्स में धीरे धीरे आने लगा है, बट वी आर नॉट एबल टू स्टिल अट्रैक्ट दैट मनी। और उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1, पूरी दुनिया में जो फंड मैनेजमेंट कम्युनिटी है, दे आर चेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक, हार्डवेयर और एआई। एआई में तो हमारे यहाँ कोई लिस्टेड कंपनी है नहीं। डेटा सेंटर में 2-3 कंपनियां हैं, लेकिन दे आर नॉट फुल फ्लेजेड डेटा सेंटर कंपनी। जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने मतलब पिछले कई सालों में काफी कोशिश की है टू ब्रिंग, एप्पल को लाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, माइक्रॉन को लाए हैं, तो लेकिन उसका प्रभाव हिंदुस्तान के मार्केट, स्टॉक मार्केट में आने के लिए कुछ समय लगेगा। दूसरा रहा मेटल्स और कमोडिटीज का, और ब्राजील जैसी कंट्रीज है जहां पे दे आर बेनिफिशियरी ऑफ मेटल अपसाइकिल। वो वी आर अ कंज्यूमर ऑफ मेटल्स, हम लोग कंज्यूमर ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया की स्टोरी क्या है? इंडिया की स्टोरी है डोमेस्टिक कंजम्पशन, और जब डोमेस्टिक कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन पिछले करीबन 18 या 20 महीनों तक इट वाज नॉट इन अ गुड सिचुएशन। सो और अपना वैल्यूएशन हाई है, तो ये वजह है सब जिसकी वजह से फॉरेनर्स इंडिया में नहीं आ रहे। और जो लास्ट जो उसका कारण है वो है कि जब तक अपना रुपी, इंडियन रुपी स्टेबलाइज ना हुए, और जो आज 90 है, आज 92 है, 92.5 है, जब तक उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुझे लगता है कि फॉरेनर्स वापस नहीं आएंगे। राइट। गौतम जी, सबसे ज़्यादा वीकनेस इवन बिफोर दिस वॉर आईटी में थी। आईटी में इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं? मेरा क्या ये मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में जब तक वी डू नॉट सी एविडेंस कि इंडियन आईटी कंपनीज एआई को किस तरह से अडेप्ट कर रही है, एआई किस तरह से स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्चुअल रेवेन्यू, मुझे लगता नहीं कि आईटी सेक्टर में अभी भी निवेश करना चाहिए। द कंपनीज आर वेरी गुड, ना तो उनके पास डेट है, ना तो उनके पास कोई हिसाब से लेगेसी या कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, मैनेजमेंट क्वालिटी A+ है। तो वो हिसाब से देखें तो इंडियन आईटी कंपनीज टिक ऑल द बॉक्सेस। हाउएवर जो उनका कोर बिजनेस मॉडल है, दैट इटसेल्फ इज अंडर थ्रेट विद एआई। तो मुझे लगता है कि जो फॉर एग्जांपल टीसीएस ने $7 बिलियन का कमिटमेंट किया है डेटा सेंटर
के बिजनेस पे लगाने के लिए, निवेश करने के लिए। सही बात है, इट इज अ वेरी गुड स्टेप, इट्स अ बेबी स्टेप, बट इट्स अ वेरी गुड बेबी स्टेप। लेकिन ये 7 बिलियन आने वाले 6 या 7 सालों के अंदर इट इज स्प्रेड ओवर 6 to 7 years। $100 बिलियन मार्केट कैप कंपनी जब सालाना 1 बिलियन डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करती है आने वाले 6 या 7 सालों तक, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ये इसका दिस इज नॉट अ फुल एविडेंस कि ये कंपनियां आगे जाके एआई को कैसे लेवरेज करेगी, अडेप्ट करेगी, उसका अब तक एविडेंस आया नहीं है। और जिस दिन आएगा मुझे लगता है दिस विल बी अ कॉन्ट्रेरियन स्टोरी। और बिकॉज आप देखिए पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस बाय इंडियन आईटी सेक्टर। ईयर टू डेट जनवरी से अब तक 20 से 22% गिरावट आई है इंडियन आईटी कंपनीज में। तो मुझे लगता है कि इट इज अ सेक्टर टू वॉच, बट ये समझना पड़ेगा कि एआई को कैसे अडेप्ट करें। ऑलराइट, चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ कीडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील कीडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस उठापटक वाले बाजार में उनकी क्या रणनीति है। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक अप्रिसिएशन देना चाहूँगा, क्योंकि अब देखिए वॉर होगी या नहीं होगी तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपके चार्ट ने पढ़ लिया था कि क्रूड 100 के पार हो जाएगा, तब हम $50 50-60 पर थे। तो क्या देखा था आपने ऐसा चार्ट में? क्या वो वॉर दिख गई थी क्या आपको चार्ट में? और वो 100 के ऊपर गए, हम कल 115 तक गए। अब क्या ये 150 तक भी जा रहा है या फिर बस हो गया इसका टॉप? तो देखिए, इवेंट्स को चार्ट से प्रेडिक्ट करना थोड़ी सी धृष्टता हो जाएगी, थोड़ा सा अहंकार, मुट्ठी भर या चुटकी भर नहीं बाल्टी भर हो जाएगा। पर हाँ, सोचना चाहिए था कि जिस तरह से चाहे एसबीआई जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स वाली चार्ट भी अगर डूबने को तैयार है, लार्सन भी डूबने तैयार है, महिंद्रा भी डूबने तैयार है, और एक क्रूड की चार्ट जिस तरह चीख रही है कि मैं बढ़ूंगी, तो वहां थोड़ी सी सोच को आगे जरूर हमें लाना चाहिए था। हमें रिग्रेट है कि भाई कैसे एसबीआई गिर जाएगा, कैसे एलएनटी गिर जाएगा, बहुत बड़ा वॉर होने वाला है और वो चार्ट्स में बिल्ट इन है। और आपके सवाल का अगर मैं पॉइंटेड आंसर करूं तो देखिए, इजराइल पे जब इन्होंने 12-14 महीने पहले जो बम्बार्डिंग की थी, वो इजराइल तो छोड़ता नहीं है बाकी, तो इवेंट खाली पोस्टपोन था और वो चार्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस इसको किसी भी टाइम बड़ा बर्स्ट अप दे देगा। वो बर्स्ट अप आ गया। अब कल जो 119 तक गया, तो हमारे क्लाइंट्स जो लॉन्ग थे उनकी हमने लॉन्ग कटवाई, 19 जाके 16 के नीचे जाते और वहां से हमारे क्लाइंट शॉर्ट हो गए। क्या पता आज 72 का भाव मिल जाए, कल तक मिल जाए तो काटेंगे। फोर्सिएबल फ्यूचर में 72 से 95 की ट्रेडिंग रेंज लगती है। पर अनुज, ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं, चार्ट्स बताते हैं, हम कुछ नहीं है बाजार के सामने, चार्ट्स के सामने। इस साल अगर क्रूड वापस 40 हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा, और अगले साल वापस 2027 में 140 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब ये 50 से 120 तक की चाल सिर्फ 2 वीक में आ गई, तो ग्लोबली वॉलेटिलिटी जितनी एक्सपैंड करती जा रही है, और खास करके एक एक करके कमोडिटीज में इस तरह के जो स्पाइक्स बन रहे हैं, मेंटली ओपन रहना चाहिए। और क्रूड की ये फोरकास्ट हो गई। अभी नेचुरल गैस के जो डायनामिक्स है, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना क्रूड से बहुत ज्यादा जटिल है। और ये हेनरी हब फ्यूचर्स की डिलीवरी का जो प्राइस आता है नेचुरल गैस में, अमेरिका के अंदर नेचुरल गैस के 30 अलग अलग भाव है। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स एमसीएक्स पर भी और नाइमेक्स पे भी, वो हेनरी हब फ्यूचर्स है। पर जैसे कि ये गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेज, लोगों ने पैनिक एडजस्टमेंट के अंदर में एक्स्ट्रा गैस स्टोर करना शुरू की है, सरकार सतर्क है, तो सारे गैस स्टॉक्स की भी चार्ट्स बता रही है कि यहाँ से 60, 70, 80, 90% तक की चाल के लिए ये ऑलरेडी पूरे करेक्शन देके कंसोलिडेशन एक तरफ बन चुका है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस की चार्ट जो है, भले ही क्रूड में हमें फिलहाल मंदी लगती है, नेचुरल गैस को यहाँ से बड़ा एक्सप्लोजन देता चला जाए, उस दिशा में हमारे क्लाइंट्स बार बार पोजिशनड हैं। देखिए, हम आपके चैनल पे आके वही बातें कर पाते हैं जो हम पहले से अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं। ये हमारा धर्म भी है, दायित्व भी, और आपके दर्शकों को इस डिस्क्लोजर को हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, आपके चैनल पे झलक देते हैं। तो गैस की और नेचुरल गैस की और क्रूड की एक तरफ ये बात होगी। गोल्ड सिल्वर ने देखिए इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में वो अति पहले ही मच के वो क्लाइमैक्स बन चुका था जो कल जाके क्रूड में बना। तो पोजीशनिंग को जो बाजार की समझना जरूरी, जिसको आप भी बार बार रीएम्फसाइज करते हो, हमें गोल्ड सिल्वर में भी डिक्लाइनिंग कंटिन्यूड डाउन ट्रेंड दिखता है। और ये डॉलर इंडेक्स ने एक बड़ा स्पाइक जो नीचे से भी ऊपर दिया, थोड़ी सी इसकी कूलिंग ऑफ होगी तो 2026 की बड़ी स्टोरी हो सकती है
कि डॉलर इंडेक्स बहुत जोर बढ़ जाए। चलिए, अब इसका डोमेस्टिक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या निफ्टी में जो अभी रिसेंट लो बने वो फाइनल बॉटम है निफ्टी बैंक निफ्टी में, या अभी यहाँ से और बड़ी गिरावट आनी बाकी है? देखिए, कल के जो लो बने हैं, अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन को शेयर कर पाए तो जरा दिखाएं इस चार्ट को। ये आवरली चार्ट जो निफ्टी की है, ये कल से जो लो बना है इसके अंदर में वो इंटरनल पैटर्न्स नहीं है आवरली चार्ट में कि यहाँ से एक सस्टेनेबल अपमूव शुरू हो चुकी है। क्या पता ये जो रेजिस्टेंस 24,400 के आसपास है, एक बार उसको पार न करके कल के भी लो के थोड़ा और नीचे जाए निफ्टी अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी सस्टेन मूव बनाए। 27-28 हजार की मूव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बची है अनुज। जब आप 24,000 के बेस पर 28,000 की बात करते तो 4,000 पॉइंट्स यानी कि सिर्फ 16% की चाल है। अब ये बैंक निफ्टी की भी आप चार्ट को देखो कि कल के लो से थोड़ा सा और नीचे चले जाए, 55,000 का सॉलिड सपोर्ट है, और एक बार 55,000 जाने के पहले 57,800 के ऊपर बैंक निफ्टी न जाए तो 55,000 से वापस 62,000 की जो बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर हमने प्रेडिक्शन बार बार शेयर की हुई है, बैंक्स अंडर परफॉर्म करेंगे और खास करके पीएसयू बैंक्स में डाउन ट्रेंड बरकरार रहेगा और निफ्टी को कुछ और ही स्टॉक्स ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो बात आपने कही कि निफ्टी को कुछ और ही स्टॉक्स ऊपर लेके जाएंगे, तो जरा उनका भी उल्लेख कीजिए सुशील जी। कौन लेके जाएगा? स्वागत आवभगत कौन करेगा ये? देखिए, दो बातें हैं। एक जो हमारे यहाँ पे जेनरेटेड रिसर्च कॉल है जो हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हो चुका है, हम उसी को एम्फसाइज करेंगे। बाकी आपके कोई भी जो आप ओपिनियंस किसी चीज पर ऑन द स्पॉट पूछोगे तो एक जनरल टेंडेंसी की कौन से स्टॉक्स घटने की जगह नहीं लगती है। तो देखिए, एक तो सीएनएक्स आईटी के अंदर विप्रो और टीसीएस जैसे हेवी वेट बल्ज बिल्कुल जिनमें है, बल्कि स्टॉक्स हैं, उनमें भी हमें 40 से 50% तक की रैली दिखती है। और ये एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा ये डबल भी हो जाए 8-10 महीने में तो बड़ी बात नहीं है। हमेशा होता है कि जब कैलामिटस एटमॉस्फेयर आता है, जब पर्सपेक्टिव ऐसा हो जाता है कि संसार खत्म, निवेश करने का सबसे अच्छा समय वो होता है अगर कोई उसके बेसिस हो। तो अगर एआई का इतना बड़ा स्पेंड आएगा, कितना $1.5 ट्रिलियन का, उसमें से $50 बिलियन भी जो कि नाखून के बराबर है, अगर एडिशनल स्पेंड कोडिंग के पर्पसेस से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पसेस से इंडियन आईटी सेक्टर की तरफ आती है तो हमारे स्टॉक्स का तो निहाल हो जाएगा है। आईटी वर्कर्स को अगर अपनी स्किल्स को रीटूल करना पड़ेगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्री में डिसलोकेशन होगा, तो वो डिसलोकेशन स्टॉक प्राइसेस में पहले ही हो गया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंसेंटिवाइजेस ओनली दोज हु विल एंटिसिपेट इन एडवांस। तो अब जो एंटिसिपेशन एक पॉपुलर डिस्कोर्स बन गया है, उसी के बेसिस पर तो 1800 पे हमने इन्फोसिस को 1200 तक के सेल का कॉल दिया था। वी आर अग्रेसिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक वेरी लार्ज पोजीशंस इन दिस स्टॉक्स एज अप ट्रेंड्स कंफर्म। अभी तक अक्रॉस द बोर्ड सिग्नल्स नहीं आए। एक नंबर ये सेक्टर हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे छिटपुट अब जैसे डिक्सन में कल लो बनने के बाद आज इतना बड़ा गैप अप खुल गया, डिक्सन की चार्ट पे हमारे यहाँ पे काफी टाइम से एक्यूमुलेट चल रहा है। क्लाइंट्स को कि हर भाव से थोड़ा थोड़ा कैश की डिलीवरी एक्यूमुलेट करो, भी स्पेकुलेट करने का टाइम नहीं है। ये साल भर में अगर 25,000 का भाव हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अगर मैं आईटी के अलावा अब जैसे सिलेक्ट फार्मा में भी बाई सिग्नल्स आने लग गए, गैस के स्टॉक्स इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। अब अगर मैं आपके जो डिफेंस के स्टॉक्स है, देखिए इंडेक्स को कौन से स्टॉक्स लेके ऊपर जाएंगे, आपके भारती बढ़ गया, रिलायंस बढ़ गया, वो हर बार स्टॉक रोटेशंस होते हैं। लार्सन टूर और महिंद्रा घटते चले गए पर आपके वो रिलायंस बढ़ जाएगा, भारती बढ़ जाएगा, तो वो स्टॉक रोटेशंस का गेम इंडेक्स पे 15% की इंडेक्स मूव के अंदर में इतनी बारीक प्रेडिक्शन करने में बड़ा पैसा नहीं बनेगा। हमारी बहुत बड़ी बेट्स एक एक करके डिफेंस सेक्टर में ट्रिगर होती जा रही हैं। मैं काश आपको चार्ट दिखा पाता, समय का हमेशा अभाव रहता है आपके पास। तो एमटार टेक्नोलॉजीज को आप छोड़ दो अगर डिफेंस में, और अगर आप भारत फोर्स को भी थोड़े से करेक्शन के लिए छोड़ दो, एमटार में तो मेजर साइक्लिकल टॉप है, तो सारे के सारे डिफेंस के स्टॉक्स जितने कुटे पिटे हैं सबकी चार्ट्स बिल्कुल बढ़िया तैयार है। जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं होगा, बीच बीच में वॉर रुकेंगे, फिर कुछ माहौल बदलेगा, और सरकार के बड़े ऑर्डर्स की फ्लरी जब एक्सपेक्टेड है वो चार्ट्स में इनबिल्ट है। तो कोचिन शिपयार्ड या HAL या मजगांव या आपके इवन जेन टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे अगर न्यू हाइस पे चले जाएं तो यहाँ से बहुत बड़ा परसेंटेज गेन होता है। तो आईटी हो गया, डिफेंस हो गया। अब आपके क्रूड ऑयल को लेकर के अब जो कोहराम मच रहा है, और अब सरकार ने अपना हाथ स्पष्ट किया कि हम
प्राइसेस बढ़ाने वाले नहीं है। HPCL, BPCL में जो हम साइक्लिकल टॉप की बात 1 महीने पहले से कर रहे हैं, 1.5 महीने पहले से, वो HPVP का डाउन ट्रेंड सस्टेन करेगा, पर वहीं आप कोचिन शिपयार्ड और कोचिन रिफाइनरीज और MRPL स्टैंड अलोन रिफाइनरीज, उनकी चार्ट्स भी बिल्कुल स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट रैशनल भी मजबूत है कि वो GRM जो एक बार -11 हो गया, वो टेम्पररी डिसलोकेशन है 2-4 दिन का, स्टैंड अलोन रिफाइनरीज में मोटा पैसा बनेगा। अब अगर आपके पेंट्स के जो स्टॉक्स है, एक चार्ट में खास करके आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पेंट्स के स्टॉक्स हैं, खाली कल के पैनिक पैंडिमोनियम में क्रूड के नहीं, जो पेंट्स के स्टॉक्स हैं, आप ये देखो एक बर्जर पेंट्स की चार्ट जो 30 साल में 600 गुना हो गया है स्टॉक। 600 कितना, ये देखो, ₹1 से बढ़ते बढ़ते ऊपर 715 हो गया था। 700 बैगर है 25 साल में, और पिछले 7 साल से स्टॉक 6 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमने अपने क्लाइंट्स के साथ ये रिसर्च शेयर की पिछले 8-10 दिन में कि एक बार सारे के सारे पेंट स्टॉक्स लास्ट 5-7 साल की रेंज के हाई को टच करते लग रहे। एशियन पेंट्स 3200 हो जाएगा, बाकी सारे 50-60% बढ़ जाएंगे, और इसके बाद ये ऊपर की लाइन का ब्रेकआउट या तो सीधे सीधे आ जाएगा या एक बार और 4 महीने बाद हमें वापस नीचे मिलेगा। और जो 5 साल के पर्सपेक्टिव पे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा पैसा वही कमाते हैं। ये बाई टुडे सेल टुमारो, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब अहंकार है। तो ये बर्जर पेंट्स हो सकता है 10 बैगर हो जाए यहाँ से अगले 5 साल में, और ये सुनने में अतिशयोक्ति लगती है, पर इतिहास को देखिए, 30 साल में 700 गुना बढ़ा है स्टॉक, और इसके नंबर्स भी वैसे हैं और ये चार्ट भी वैसी मजबूत है। तो इस बाजार में हर जगह पर अलग अलग टाइम फ्रेम पे बड़े पैसे कमाने के लिए स्टॉक्स अवेलेबल है, उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके, NBFCs में कोई आपके आइडियाज हैं क्या इस समय, बैंक से NBFCs में? देखिए, NBFCs के अंदर हमारा सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड का कॉल जो उसको रिवाइज करने की चार्ट्स इन जनरल नहीं बनी है, ये जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग कंपनीज है, पर ये हुडको LIC हाउसिंग फाइनेंस में सेटअप बनने लग गया है। बाई सिग्नल आया नहीं है, आएगा कुछ दिनों में, तो हम पहले अपने क्लाइंट्स को रिसर्च लिखेंगे, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस में एक बाई सेटअप आ चुका है, और ये एक बार 1100 की चाल के लिए निकल गया। हुडको LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या पता 2-5-7 दिन में वो पैटर्न दे दे। ओके, चलिए सुशील जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर अगले ट्यूसडे आपसे फिर बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं अब आज के हीरो ऑफ द डे की रेडिंगटन, जो आज 12% ऊपर है। क्यों, आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक लगातार बजिंग, और हम देख रहे हैं कि एप्पल की तरफ से कोई भी खबर आती है तो स्टॉक में तगड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है। 12% की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब दरअसल ब्लूमबर्ग पर एक अपडेट ये निकल कर आया है, हालांकि पिछले साल का डेटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा है कि अब एप्पल अपनी दुनिया भर में जितनी भी मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग करता है, इसमें से अब 25% भारत में होती है। इससे पहले देखें तो अधिकतर पूरी तरीके से चाइना पर निर्भरता थी, लेकिन उसके बाद से बड़ी कंपनीज ने वहाँ से पिवट लिया है। अब भारत में 25% के जो आईफोन्स है टोटल आउटपुट के, वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट 2025 पूरे साल में देखें तो 53% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 3.6 करोड़ यूनिट्स 2024 में ये असेंबल किए गए थे, और उसके बाद देखें तो 5.5 करोड़ यूनिट्स यहाँ पर ये असेंबल होते हुए नजर आए 2025 में। और दुनिया भर में देखें तो आईफोन की लोकप्रियता तो सभी जानते हैं। तकरीबन आप देखें तो साल भर में कंपनी 22 से लेकर 23 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स ये बनाती है, और इसी के साथ अगर आप देखें तो भारत की अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो सीधे तौर पर तो रेडिंगटन पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ जाता है। कारण क्या है कि कंपनी जो है ये प्रीमियम रीसेलर है और ऑथराइज्ड रीसेलर है, और तकरीबन आप देखें तो एप्पल का जो कंट्रीब्यूशन इनकी रेवेन्यू में है वो 33% के आसपास है। क्वार्टर 2 में देखें तो 30% था आंकड़ा, क्वार्टर 3 में बढ़कर 33% हो गया। और पिछले हफ्ते भी हमने जाना था कि लगातार जो नए लॉन्चेस यहाँ पर एप्पल की तरफ से देखने को मिले, आईफोन 17e और सस्ता मैकबुक का वर्जन ये भी लॉन्च किया गया है। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार फोकस में, फिलहाल 12% ऊपर, 12% ऊपर है स्टॉक इस समय। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को समेटेंगे। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है इस समय, और एक चीज़ है, लेकिन निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ, 24,080 तक गया, हालांकि अभी भी डे हाई से काफ़ी दूर। इस शो को समेट रहे हैं, और उसके बाद कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।